Hello friends, welcome to CMS Student Corner. Myself Ritika Jangir. Today we are going to continue our custom part portion of paper number 11 of GS Indirect Taxation CMA Intermediate. ठीक है. Today we are going to start with the concept number 11. Till 10 we have completed in our last video. So let's start. ठीक है. And some basic pointers. I'll provide you the notes under this in description, and I also provide you the Telegram link in description. Okay, so we are going to be in mix of Hindi and English. Okay, basically I focus on Hindi, है ना. ज़्यादातर मैं फोकस हिंदी पे दूंगी जस्ट बिकॉज एक समझने में आसानी रहती है इस वजह से. ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 11 से. कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या है? वैल्यूएशन अंडर कस्टम एक्ट. कि अपन कस्टम एक्ट के अंदर वैल्यूएशन मतलब जो अपनी ड्यूटी जो अपनी लगती है वो अपन किस तरीके से वैल्यू करते हैं. ठीक है, कस्टम ड्यूटी अपन ने पढ़ा था. जो भी अपनी CIF वैल्यू जो अपनी लास्ट डेट पे लास्ट जो वैल्यू होती है, जो मैंने आपको बताया था कि कस्टम इंपोर्ट के केस के अंदर अपन CIF वैल्यू पे ही रेट ऑफ एक्सचेंज चार्ज करते हैं और वो उस अपनी असेसेबल वैल्यू हो जाती है. मतलब उसको असेसेबल वैल्यू से इंटू करेंगे और इंटू कर देंगे रेट ऑफ ड्यूटी से. अब क्वेश्चन आता है, अराइज होता है कि अपन कौन सी डेट कौन सी रेट कहाँ की कौन सी किसको 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 क्या क्या कैसे कैसे कंसिडर करेंगे. रुको मैं बताती हूँ. ठीक है, यू कैन कंसिडर द CBIC रेट. पहली बात तो जब रेट देखेंगे तो अपन CBIC की रेट कंसिडर करते हैं. ठीक है, रेट ऑफ ड्यूटी के केस के अंदर जो रेट ऑफ ड्यूटी होती है वो रिलेवेंट डेट किस दिन का रेट लेना है ये अपन को क्वेश्चन जो होता है वो उसका आंसर देती है. अपन ने जैसे कस्टम टैरिफ एक्ट में पढ़ा था कि अपने पास में दो शेड्यूल्स होते हैं. शेड्यूल 1 जो होता है वो इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर बताता है कि किस रेट से लगेगी, और शेड्यूल 2 जो था वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के केस के अंदर बताता था. जो भी अपनी असेसेबल वैल्यू होती है वो सेक्शन नंबर 14 के अंदर अपनी निकलती है. अब देखते हैं अपन रिलेवेंट डेट ऑन डेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेट रिलेवेंट डेट ऑफ ड्यूटी एंड रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन की मानेंगे, रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की मानेंगे और रेट ऑफ एक्सचेंज किसका मानेंगे. ठीक है, अब सबसे पहली बात अपना FC इंटू ROE रेट ऑफ एक्सचेंज इंटू ROD जो रेट ऑफ ड्यूटी है. ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो वी विल मतलब हमेशा अपन कंसिडर करते हैं CBIC की जो रेट गिवन होती है अपन को बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एंट्री वाले दिन वो वाली लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है रेट ऑफ ड्यूटी. रेट ऑफ ड्यूटी के अंदर अपन ये देखते हैं कि अपन ने डायरेक्टली होम कंजम्पशन करा लिया है अपने सामान का या फिर अपन ने वेयर हाउस में से सामान निकाल के होम कंजम्पशन करा है. अगर आपने डायरेक्टली होम कंजम्पशन करा है तो उस केस के अंदर डेट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री जो बिल ऑफ एंट्री जिस दिन आपने डेट फाइल करी है वो, और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स इन केस ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट और वेसल, इनमें से विच एवर इज लेटर जो भी होगी वो अपन ले लेते हैं. ठीक है, दूसरा आता है अपने पास में व्हेन बिल ऑफ एंट्री जो है अपनी अपन ने वेयर हाउस से हटा के होम कंजम्पशन करा है तो उस केस के अंदर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वाई आई एम आस्किंग टेलिंग क्या हो गया मेरे को, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बिल ऑफ एंट्री फॉर द होम कंजम्पशन एक्स बॉन्ड वाले जिनकी जो होती है वो. ठीक है, तो क्या हुआ, अगर अपने पास में रेट ऑफ ड्यूटी के अपन ने डायरेक्टली करा है तो उस दिन के अपन ले लेंगे जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है उस दिन की. ठीक है, और रेट ऑफ एंट्री इनवर्ड्स इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट का अगर केस हुआ तो उस केस के अंदर अपन वो भी देखते हैं. उनमें से विच एवर इज लेटर होगा वो रख लेंगे. ठीक है, और बिल ऑफ अपनी जो एंट्री है बिल ऑफ एंट्री जो है वो अगर अपन ने वेयर हाउस से बाद में करी है तो उस दिन किस दिन लेंगे, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है उस दिन वाली की डेट ले लेंगे. ठीक है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, आप रीड कर लीजिएगा, सॉल्यूशन भी मैंने साथ में दिया है. अपन देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट असेसेबल वैल्यू. ठीक है, असेसेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं अंडर सेक्शन 14. ठीक है, सबसे पहली बात सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 प्लस रूल 10 सबसेक्शन 1 प्लस रूल 10 सबसेक्शन 2 इससे निकलती है. अपनी असेसेबल वैल्यू जो है वो ट्रांजेक्शनल वैल्यू बन जाती है. कैसे, देखो इंडियन पोर्ट CIF वैल्यू जो अपन ने थी, जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू मीन्स प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल डिलीवर्ड अप टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन. जहाँ तक अपने पास में सामान आया है एक्स फैक्ट्री प्राइस से लेके जो अपनी CIF वैल्यू बनी है वो मैंने आपको बताया था CIF वैल्यू क्या होती है, और FOB का भी मैंने बताया था. FOB जो प्राइस होती है वो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट देखते हैं, इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट. ठीक है, कंडीशंस क्या होती है,
If condition satisfy, then AU is equals to TV, accessible value equals to transaction value. Buyer and seller are not related, buyer seller जो है वो related नहीं होने चाहिए. प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए. सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेंशन अंडर रूल 3 होनी चाहिए. सब्जेक्ट टू एडिशनल मेंशन अंडर सेक्शन रूल 10. ठीक है, ये हो गया. अब अपने पास में सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 2 आता है. वो ये बताता है फॉर नोटिफाइड गुड्स. कुछ नोटिफाइड गुड्स है जैसे गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. इन केस के अंदर जो असेसिबल वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू किसकी होती है? टैरिफ वैल्यू के, जो कि फिक्स करी जाती है CBIC से. ठीक है. अब वैल्यूएशन रूल्स के अंदर अपने पास में रूल नंबर 11 आता है. रूल नंबर 11 जो होता है वो अपन को ये बताता है डिक्लेरेशन ऑफ इम्पोर्टर वैल्यू डिक्लेयर बाय इम्पोर्टर. ठीक है. अगर वैल्यू एक्सेप्ट कर ली जाती है डिपार्टमेंट के थ्रू, जो डिक्लेयर करी गई है इम्पोर्टर को वैल्यू जो है ना, अगर वो एक्सेप्ट कर ली जाती है डिपार्टमेंट में, तो वैल्यूएशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रूल 3 सबसेक्शन 1 + 10 रूल, है ना. इसके बेसिस पे होगी. और ये कैसे निकालता है वैल्यू? जो भी अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके अंदर एडिशन जो भी रूल 10 का आ रहा है वो प्लस कर देते हैं तो अपने पास में आ जाती है. और एक होता है वैल्यू रिजेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट ने वैल्यू रिजेक्ट कर दी कि, है ना, तो उस केस के अंदर अपन कैसे निकालते हैं? रूल 4 टू रूल 9 के बेसिस पे निकालते हैं. सबसे पहले ये जो 10 नंबर का रूल है अपन ये समझते हैं कि ये रेल नंबर का रूल क्या कह रहा है. ये ऐसे कह रहा है एडिशनल अंडर ये से कह रहा है जो भी एसेसिबल वैल्यू है अपनी. ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपन ऐड करते हैं. रूल 10(1) सेलिंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ पैकेज, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, एक्सपेंस ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर मेट बाय द बायर, जो भी रॉयल्टी और लाइसेंस फीस दी है, अदर स्पेसिफाई पेमेंट कर रहे हैं जो कि लिंक बाय द सेल है, ये जितना भी है ये एडजस्टेड बाय हो जाता है, एडजस्टेड और कस्टम FOB. ठीक है. अब हाउ टू कन्वर्ट एडजस्टमेंट कस्टम FOB, मतलब अपन उल्टा कैसे जाएंगे, FOB से CIF में कैसे कन्वर्ट करेंगे. जो भी अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, लोडिंग की कॉस्ट है, अनलोडिंग की कॉस्ट है, हैंडलिंग की कॉस्ट है, अप टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस जो कि है वो टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन वो अपनी CIF वैल्यू आ जाती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब एक सेंस में ऐड करने की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है. अब देखो ये टॉपिक है ये जो कि इम्पोर्टेंट है. जो सेक्शन 10 रूल सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि जो भी अपनी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस है, कॉस्ट ऑफ जो भी अपनी वैल्यू है, होम कंजम्पशन, ये जितनी भी है, अगर इम्पोर्ट अगर बाय एयर करा जा रहा है ना, अगर एयर के सेंस में है तो जितनी भी एक्चुअल दे रखी है ना अपन को वो ले लो, या फिर 20% ऑफ FOB ले लो. ठीक है. और इनमें से विच एवर इज लेस लेते हैं. ठीक है. अगर नॉट असर्टेनेबल है तो एयर के अंदर इम्पोर्ट किससे लगता है? 20% ऑफ एडजस्टेड FOB से लगता है एंड 20% ऑफ एडजस्टेड FOB प्लस इन कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर सेपरेटली गिवन नहीं होता तो उसका 20% निकाल देते हैं. ठीक है. ये क्या निकाल रहे हैं अपन? FOB नहीं, ये वो निकाल रहे हैं अपन, फ्राइट निकाल रहे हैं. ठीक है. अब अपने पास में इंपोर्ट अगर कोई अदर केस है उस केस के अंदर तो असर्टेन है तो वो जो एक्चुअल दे रखा है ना वही ले लो. उस केस के अंदर अपन है ना 20% ऑफ FOB नहीं देखते, जैसे 20% ऑफ FOB एयर के केस में ही देखते हैं सिर्फ. ठीक है. अगर वेसल का केस है तो उस केस में बता रही हूँ मैं. और अगर नॉट असर्टेनेबल है तो जो भी अपनी FOB है उसका 20% ले लो, और अगर FOB पूरा नहीं दे रखा तो FOB प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर सेपरेटली नहीं है तो. ठीक है. कॉस्ट जो फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन है. ठीक है. अब COI का कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की बात आ रही है. इंश्योरेंस अगर असर्टेनेबल है, बता रखा है अपन को, तो वो जो दे रखा है वही ले लो. और अगर नॉट असर्टेनेबल है तो उस केस में 1.125% ऑफ एडजस्टेड FOB ले लो, या फिर 1.125% ऑफ एडजस्टेड FOB प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर अलग अलग नहीं गिवन है तो. ठीक है. कुछ पॉइंट्स है जो इसमें रिमेंबर रखने के हैं. क्या क्या है? नेवर स्टार्ट क्वेश्चन विद द CIF, फर्स्ट कैलकुलेट FOB. अगर CIF भी दे रखा है तो भी आप एक बार के लिए रिवर्स कैलकुलेशन करके FOB निकालो और फिर उसके बाद में सीधी कैलकुलेशन करके वापस से CIF निकालो. देयर माइट बी चांसेस कि वहाँ से वो गलत हो सकता है. एनी ड्यूटीज टैक्सेस इनकर्ड इन इंडिया, कोई भी ड्यूटी कोई भी टैक्स या इनकर्ड हुआ है इंडिया में उसको अपन इंक्लूड नहीं करते. चार्जेस पेड
फॉर डिले इन क्लियरिंग फ्रॉम पोर्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड। जो भी डैमेज चार्जेस होते हैं वो जो डिले करे गए हैं क्लियरिंग, उसको भी इंक्लूड नहीं करते। जो बाइंग कमीशन पे करा जाता है पेड बाय द बायर टू हिज एजेंट, वो भी इंक्लूड नहीं होता। कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल रिटर्नेबल कंटेनर्स जो होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं करते। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट engineering development art work undertaken in India is not included। जो अपनी शिप डैमेज हो लिटिगेशन चार्जेस जो होते हैं, एड सर्चार्ज टू द लॉट, ये सारी चीज़ें जो होती है नॉट इंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ 20% जो ऊपर निकालते हैं उसमें नहीं होता। जो भी पोर्ट ड्यूटीज़ होती है वो भी नहीं आती है। मतलब एक सेंस में सीआईएफ के अंदर क्या आता है, सीआईएफ में जब तक जो सामान एंड डेट पे अपने यहाँ पे पोटेशन तक पहुँचता है उससे पहले का जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा इंक्लूड करते हैं ऊपर। ठीक है, देखो जैसे एफओबी, ये क्वेश्चन दे रखा है, एफओबी दे रखी है वैल्यू अपन को $1 लाख दे रखी है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी जितने भी है टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन वो अपन को असरटेन नहीं है। ठीक है, अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस दे रखे हैं अपन को 25,000 रुपीज़ के एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखी है सीबीआईसी की 70 रुपीज़ की, और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अपन को पता नहीं है। तो जो भी अपना एफओबी है, अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालते हैं अपन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अनअसर्टेनेबल है। तो अगर अनअसर्टेनेबल होते हैं तो कैसे निकालते हैं, 20% ऑफ एफओबी। तो एफओबी का 20% 20,000। ठीक है, और नेक्स्ट इंश्योरेंस के लिए उसने ऐसे बोला है कि 25,000, बट अपन को क्या कहा था कि जो दे रखा है या तो वो या फिर 1.125%। तो एफओबी का 1.125% अपन ने निकाला तो 1125 आ गया। तो ये सीआईएफ आ गई। इसका इंटू कर देंगे अपन जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज जो अपन को दे रखी है सीबीआईसी की 70 रुपीज़, उससे तो अपने पास में आंसर आ गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको पढ़ाती हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, पहली बात सबसे पहले अपने सीआईएफ वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल 53,000 रुपीज़ की जो है वो अपनी $, वो अपनी सीआईएफ वैल्यू है। इसके अंदर जो एक्सचेंज रेट देती है अपन को सीबीआईसी के, उससे इंटू कर देते हैं तो अपने पास में आ जाती है वैल्यू इन रुपीज़। उसके अंदर अपन बेसिक कस्टम, सॉरी एक सेकेंड है ना, इसके अंदर अपन जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है वो ऐड करते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% की रेट से लगती है, जो कि अपन वैल्यू इन रुपीज़ आता है उस पर निकालते हैं। प्लस करते हैं सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो होता है वो अपने जो कस्टम ड्यूटी की अमाउंट होती है उसका 10% करके निकालते हैं। ठीक है, टोटल वैल्यू आ जाती है अपने पास में, ये आ गई जो भी लेवी करा जा रहा है। फिर उसके बाद में अपन इस पर आईजीएसटी चार्ज करते हैं। आईजीएसटी इसी अमाउंट पे चार्ज होएगा, और जीएसटी कंपनसेशन सैस एट द रेट 15%। ये तब करते हैं जब तक क्वेश्चन बोलता नहीं है, तब तक अपन इसको चार्ज नहीं करते। स्पेसिफिकली क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा कि जीएसटी कंपनसेशन सैस है, तभी जाके ये अप्लाई लेवी होगा, लगाया जाएगा, लिखा जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्टर आ गई। इसके अंदर अपन देख ली, अपन अगर टीओटी कैलकुलेट करें तो जो अपनी वैल्यू है ये वाली, इसमें से अगर अपन माइनस कर दें जो अपनी रुपीज़ में वैल्यू आई है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो अपना जो भी है क्या कहते हैं टोटल ड्यूटी आ गई। या फिर अपने पास में ये 4 टाइप की ड्यूटी थी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर, आईजीएसटी और ये कंपनसेशन चार्ज की ड्यूटी थी। इन चारों अमाउंट को प्लस कर लेंगे तो भी अपने पास में इतनी ही ड्यूटी आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपने पास में रूल नंबर 4 टू रूल नंबर 9। वैल्यूएशन रूल्स है ये कहता है, देखो जब असेसेबल वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ऑफ आइडेंटिकल गुड्स के केस में निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। इंपोर्टेड गुड्स सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स के अंदर देखते हैं, माइनर चेंजेस होते हैं एक्सेप्ट माइनर चेंजेस। जैसे गुड्स इम्पोर्ट इनटू इंडिया एट अबव सेम टाइम एज गुड्स हैविंग वैल्यूड, जिस टाइम पे आया है उस टाइम की वैल्यू करेंगे। सेम कमर्शियल लेवल प्लस सेम क्वांटिटी में आया है। सेफ इफ डिफरेंट कमर्शियल लेवल और क्वांटिटी सब्जेक्ट टू बी एडजस्टेड। मोर देन 1 TRTV ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, लोअर वैल्यू ऑफ यूज सस्पेंड ईयर।
रूल्स के केस में रूल नंबर 5 क्या कहता है, अगर जो अपना ट्रांजैक्शन वैल्यू है ऑफ सिमिलर गुड्स के केस में कैसे निकालेंगे, नॉट अलाइक इन रिस्पेक्ट बट हैव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कंपोनेंट मटेरियल्स ये सारी जो चीज़ें सेम है तो उसकी ले लेंगे अपन। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स की जो होती है वही सेम वैल्यू हो जाएगी अपनी इसकी। अदर पॉइंट्स कौन कौन से एड हैं, जैसे रूल नंबर 6, अगर अपन वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाते रूल 3, 4, 5 और 7 के अंदर, तो उस केस एंड 8 एट द इम्पोर्टर रिक्वेस्ट अपन है ना 8 इसके अंदर निकाल लेते हैं। 7 एंड 8 जो होता है वो अप्लाई कर लेते हैं। 7 क्या है, डिडक्टिव वैल्यू, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं इसके अंदर, जो भी अपनी ट्रांजेक्शन वैल्यू आती है उसके अंदर जो भी कमीशन पेस्ट करा है अपन ने कम में उसको अपन माइनस कर देते हैं, और जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी माइनस कर देंगे, तो अपने पास में असेसेबल वैल्यू आ जाती है। फिर रूल 8 और रूल 9, देखिए ये जो रूल्स है ना ये इंटर के बेसिस पर तो कोई इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, फाइनल में आते हैं। इंटर के अंदर जो होता है ना बेसिक क्वेश्चन आता है, अभी आपको मैं बताऊं अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इंटर के अंदर सिर्फ इतना सा ये जो मैटर है, ये फॉर्मेट जो है ये इंपॉर्टेंस रखता है कि अपनी CIF वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, FOB में से, FO में से प्लस कर देते हैं अपन जो भी वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है, फ्लाइट है, कोई चार्जेस लग रहे हैं, रूल 10 जो मैं अपन ने पढ़ी वो लिस्ट अभी, वो सारी चीज़ें प्लस कर देते हैं तो अपने CIF वैल्यू हो जाती है। फिर उसको अपन एक्सचेंज रेट से इंटू कर देते हैं, एक्सचेंज रेट अपन CBIC वाले के दिन की लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है अपने पास में रुपीज़ में, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऐड कर देंगे, है ना। फिर वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स आ गई फॉर GST, IGST लेवी कर देंगे। IGST क्वेश्चन बताएगा, इफ़ इन केस क्वेश्चन में 12% नहीं 15% दे रखी है, जो भी दे रखी है क्वेश्चन जो है बस वही है, क्वेश्चन को ही फॉलो करते हुए चलना है अपन को। फिर उसके अंदर प्लस कर देंगे जो भी GST कंपनसेशन एज है 15% का वो लगा दिया, और फिर टोटल ड्यूटी जो है वो आ गई। अब अपने पास में ये वैल्यूएशन रूल्स है, ये आप बस एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर अपना वो बन सकता है, क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अपने पास में बैगेज था, जो मैंने बैगेज बोला था सामान जो अपन इजीली हैंड कर सकते हैं वो होता है, ठीक है। बैगेज इंक्लूड्स अनकम्बाइंड बैगेज बट अनकम्बाइंड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल। सेक्शन 77 जो बोलता है ओनर ऑफ द बैगेज टू मेक डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट इन बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर उसको कंटेंट डिक्लेयर करना पड़ता है कि उसके बैगेज में क्या क्या सामान है, वो सारी चीज़ें जो भी है उसको बतानी पड़ती है, ठीक है। सेक्शन नंबर 78, सेक्शन 78 रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू जो होती है वो एप्लीकेबल होती है बैगेज के केस के अंदर। जो रेट ऑफ ड्यूटी होती है वो होती है शैल बी एज ऑन द डेट फाइलिंग, जो भी जिस दिन डेट ऑफ फाइलिंग जो है डिक्लेरेशन करी अपन ने 77 के अंदर कि मेरे पास ये सामान है उस दिन लगती है। जो करंट रेट चल रही है वो 110% इन सर्टेन केसेस सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन के बेसिस पे, और 38.5% चल रही है इन सर्टेन केसेस सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन, ठीक है। देखो ये दो रेट्स चल रही है, एक तो 110 है और एक है 38.5। आगे आके बताऊंगी मैं कि किस किस पे क्या क्या लगती है। इफ़ डिक्लेरेशन फाइल करी गई है अंडर सेक्शन 77 बिफोर अराइवल ऑफ वेसल, अगर वेसल के आने से आपको दिख नहीं रहा होगा ना, सॉरी, अगर अपन ने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 77, क्या डिक्लेरेशन की मेरे सामान क्या क्या है, तो अपन अराइवल ऑफ वेसल, तो अपन क्या बोला, इफ डिक्लेरेशन जो है फाइल बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल विल बी अराइवल ऑफ वेसल रिलेवेंट होती है, देन रिलेवेंट डेट विल बी अराइवल, जिस दिन अराइवल आ रही है वो वाली डेट को मान लेंगे। सेक्शन 79 जो है वो बोनाफाइड बैगेज इज एग्जेम्प्टेड, जो बोनाफाइड बैगेज होता है उसको अपन एग्जेम्प्ट करके चलते हैं फ्रॉम ड्यूटी। PO शैल अलाउ बोनाफाइड बैगेज टू पास, ड्यूटी फ्री कर देते हैं, ठीक है। अब मैं ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
रूल जो है 2000 बैगेज रूल्स है ये। बैगेज रूल्स के अंदर देखो पैसेंजर है, अब इसके अंदर बेसिक देखो, मैं इसको बहुत प्यार से पढ़ाऊंगी एक बार के लिए। बैगेज जो है अपना, बैगेज के अंदर क्या होता है, बैगेज रूल्स होते हैं 2016। बैगेज रूल ये पूछता है कि जो पैसेंजर है वो कहाँ से आ रहा है, अराइविंग फ्रॉम द कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहा है या फिर वहाँ से ही आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि वो जो है पैसेंजर जो है वो अराइव आ रहा है कहाँ से, कंट्री से, कौन सी कंट्री से, अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार, तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो अ टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, जो टूरिस्ट है फ्रॉम फॉरेन ओरिजिन और इंडियन रेजिडेंट या फिर फॉरेन रेजिडेंट इन इंडिया और टूरिस्ट ओरिजिन इन इंडिया। देखो तुमको 3 केसेस में से हो, या तो तुम इंडियन रेजिडेंट हो, 182 डेज वाली कंडीशन अपन सबने डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर पढ़ी है, अगर या फिर तुम फॉरेनर हो जो कि रिजाइड कर रहा है इंडिया के अंदर रह रहा है, या फिर तुम टूर में आए हो इंडियन ओरिजिन से हो, ठीक है। अब अगर ये केसेस होते हैं तो उस केस के अंदर जो यूज़ पर्सनल इफेक्ट्स होती है ना, जो तुम यूज़ करके आ रहे हो उन सारे, जैसे कपड़े हो गए, वो जो यूज़ पर्सनल इफेक्ट्स होती है ना, अदर देन ज्वेलरी, जो तुमने ज्वेलरी पहन रखी है उस केस के अंदर, तो वो 100% एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर कुछ आर्टिकल्स है अदर देन मेंशन इनटू एनेक्चर 1, एनेक्चर 1 के अंदर कुछ पर्टिकुलर 8 आइटम्स जो है जो पहले से रजिस्टर कर रखे हैं, अगर उन आइटम्स के अलावा उन आइटम्स में है तो मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ पर पर्सन अदर देन इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब इसके अंदर 2 साल का बच्चा। अगर उस एनेक्चर 1 के वो जो 8 एंट्रीज है उसके अलावा अगर कोई और कोई आर्टिकल है, ठीक है, अदर देन मेंशन इन एनेक्चर, तो उस केस के अंदर मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का जो है वो डिडक्शन अलाउ हो जाता है। अगर जो तुम आ रहे हो अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार और एज अ टूरिस्ट आ रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या करा जाता है, इंक्लूड ट्रेड सॉल्वेंसी। यूज़ पर्सनल इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो तो 100% एग्जाम्प्ट हो जाते हैं एक्सेप्ट ज्वेलरी और आर्टिकल अदर देन दोज मेंशन इन एनेक्चर 1 जो है उनको मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ पर पर्सन जो है उसकी एग्जेम्पशन मिलती है। 15,000 रुपीज़ पर पर्सन की एग्जेम्पशन मिलती है। और अगर अदर देन इन्फेंट के केस में, इन्फेंट का मतलब वही 2 साल का बच्चा। अब ये तो वो वाली कंडीशन हो गई कि हम नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहे हैं। अगर हम उससे आ रहे हैं और अगर हम इंडियन रेजिडेंट है या फिर फॉरेनर है जो कि यहाँ रह रहे हैं, या फिर हम टूरिस्ट हैं बट हम इंडियन ओरिजिन है, इस केस में जो पर्सनल इफेक्ट्स है वो 100% एक्सेप्ट है अदर देन ज्वेलरी। और अगर एनेक्चर 1 के अलावा मेंशन करी गई चीज़ों के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में अपन मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का ले सकते हैं एग्जाम्पशन, ठीक है। और टूरिस्ट जो है, और एक केस आता है अपने पास में कि टूरिस्ट है जो कि फॉरेन ओरिजिन है, तो उस केस के अंदर जो उसकी पर्सनल इफेक्ट्स है वो तो हमेशा की जैसे 100% एग्जाम्प्ट है। और आर्टिकल जो दे रखा है एनेक्चर का उसके अंदर मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ पर मंथ पर पर्सन जो है उसको अलाउ कर दिया जाता है अप टू 2 चाइल्ड जो होता है अदर देन इन्फेंट की केस। अब मान लो कि जो पैसेंजर है वो आ ही नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहा है, अब बताओ क्या करेंगे। उस केस में अपन ये देखेंगे कि वो है ना इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए या तो फॉरेन रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, या फिर टूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो पर्सनल नेचर का कोई भी सामान लेके आ रहा है तो उस केस में 100% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर आर्टिकल में से लेके आ रहा है तो मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ की लिमिट होती है। बाय अगर रोड आ रहा है, ठीक है, तो ओनली पर्सनल इफेक्ट्स ही अलाउ करी जाएगी, मतलब रोड से 15,000 वाली एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। ये पर्सनल तो कर ही सकते हो और आर्टिकल में से भी कर सकते हो, बट उसमें वही होगी। अब ये एनेक्चर 1 का बहुत नाम आ रहा है। इस एनेक्चर 1 का मतलब इसमें क्या कौन सी एंट्रीज आती है अपन वो भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है फायर आर्म जो कि गन्स है, कार्टेज आते हैं जो कि बुलेट्स होती है गन की वो अप टू 50, सिगरेट्स है अप टू 100, सिगार्स है अप टू 25, टबैको है अप टू 125 ग्राम्स, ऑयल वाइन्स है अप टू 2 लीटर्स, और गोल्ड, सिल्वर एंड अदर देन रिमार्क LED जो है वो सारी जो है ये सारे अगर एक्सीड हो तो बैलेंस टैक्सेबल होगा, अगर एक्सेस होगा तो बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। सिंगल आर्टिकल कैन नॉट बी क्लियर बाय 2 पैसेंजर, एक आर्टिकल 2 पैसेंजर क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है।
फॉर इन्फेंट एनी पर्सनल इफ़ेक्ट्स जो होती है उसकी वो सारी फ्री होती है। अगर एक में 1 to 8 तक की लिमिट में है तो 50,000 रुपीज़ या फिर 15,000 रुपीज़ पर पर्सन जो होती है वो उसकी एग्जेम्पशन जो है वो अलाउ कर दी जाती है। अब अपन देखते हैं हाउ टू कंप्यूट बेसिक कस्टम ड्यूटी इन केस ऑफ बैगेज। बैगेज के केस में अंदर बेसिक कस्टम ड्यूटी अपन किस तरीके से निकालते हैं। अपन को ये देखना पड़ेगा वो आर्टिकल 3 के अंदर बेसिस पे निकाल रहे हैं या फिर अदर आर्टिकल। अगर आर्टिकल 3 है तो उसके अंदर जितने भी यूज पर्सनल इफेक्ट्स जो होते हैं वो फॉर एग्जाम पर्पस एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हैं या फिर डीम यूज मान लिए जाते हैं। एक लैपटॉप जो होता है अगर 18 साल से ऊपर का इंसान लेके जा रहा है एज अ पैसेंजर तो उसको अलाउ कर दिया जाता है। अगर कोई ट्रेवल सोवीनियर लेके आ रहा है जो कि बेनिफिशियल पर्पस है तो उस केस के अंदर ये सारे जो केसेस है इसमें 100% एग्जेम्पशन मिल जाती है। अब बैगेज ड्यूटी इन केस ऑफ कवर्ड इन GFA, तो इस केस में तो 50,000 और 15,000 की लिमिट आएगी, ठीक है। और नॉट कवर्ड इन GFA, GFA का मतलब होता है जनरल फ्री अलाउंस, ठीक है। सिगरेट जो है अप टू 100 है अलाउड, ठीक है। सिगार जो है अप टू 25 है, टोबैको है अप टू 125 है, लेकर अल्कोहलिक लिकर जो है वो 2 लीटर है, ठीक है। ये सारे दे रखे हैं अपन को। इसमें जो टोटल आएगा उसमें से माइनस कर देंगे GI तो वो आगे अपने पास में टैक्सेबल वैल्यू और उस पर अपन ड्यूटी लगाएंगे 38.5% की रेट से। और नॉट कवर्ड इन GFA तो उस केस में फायर अकर्स जो हुई है वो अगर फायर आर्म्स है या फिर सिगरेट से मोर देन 50 या फिर सिगार्स है मोर देन 100 या फिर 25 एंड 125 तो उस केस में 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है प्लस 10% का सरचार्ज लगता है जो 110% हो जाता है। ऑयल 2 लीटर, गोल्ड सिल्वर या फिर LED ये सारी जो है इस पर 38.5% का बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है। जो ज्वेलरी की बात करी जा रही थी इसके अंदर ज्वेलरी का क्या है, ज्वेलरी का मतलब ऑर्नामेंट्स है। अगर ऑर्नामेंट्स है फॉर द पीरियड अप टू 1 साल हो चुका है उनका तो उस केस में तो इंक्लूड कर लिया जाएगा वो जो 50,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिल रहा है उसके अंदर। और अगर पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर से है तो उसमें GFA जो होता है 50,000 का वो बेनिफिट प्लस 20 एडिशनल बेनिफिट मिलता है। एडिशनल बेनिफिट क्या है, मैन के केस के अंदर 20 ग्राम तक का सोना लेके आ सकते हैं जो 50,000 की वैल्यू हो, है ना। और लेडी कितना लेके आ सकती है 40 ग्राम अप टू द वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है। कॉइन्स बार्स एक्सेट्रा जो होते हैं ये सारे एनेक्चर 1 के आइटम्स है। ड्यूटी ऑन फुल अमाउंट, नो GFA, नो एक्सपेंशन। अब अपन पढ़ते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। अभी तक आई होप आपको बैगेज का समझ में आ चुका होगा। अगर आपको नहीं आया तो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ एक बार वापस से उस टॉपिक को सुन लीजिए क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा सकती इस वजह से, ठीक है। एक बार आप ये रीड करिए। ठीक है, अब अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक क्या है, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का क्या मतलब आप समझते हो। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब है कि वापस से ड्रॉबैक होगी, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट के केस में ऑफ ड्यूटी पेड, और एक आता है ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ इम्पोर्ट मटेरियल यूज बाय द मैन्युफैक्चरर इनके केस में, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं तो 2% की रेट से ड्यूटी कटती है इन केस ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक के, ठीक है। सेक्शन 74 ये कहता है एक्सपोर्ट एज सच, जैसा का जैसा सामान तुमने बाहर से मंगवाया था तुमने वैसा का वैसा, विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग, विदाउट एनी चेंजेस, अ बिट ऑफ चेंजेस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। वो जो है अगर उसको बिना कुछ चेंज करे तुमने एज सच बेच दिया तो उस केस के अंदर एक्सपोर्ट्स आर नॉर्मल एक्सपोर्ट मान लिया जाता है बैगेज, और जो पोस्ट कर दिया जाता है 98% जो ऑफ ड्यूटी जो होती है वो पे करी जाती है। कुछ कंडीशंस होती है, जो गुड्स है वो आइडेंटिफाई होने चाहिए बाय ACDC एज गुड्स इम्पोर्टेड, ठीक है। जो गुड्स है वो एंटर होने चाहिए फॉर दी एक्सपोर्ट
विद इन 2 ईयर्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। जो गुड्स एंटर करे गए हैं एक्सपोर्ट विद द 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइज फॉसिल वैल्यू एडेड। इन सारे केसेस के अंदर 98% की रेट से ड्यूटी चार्ज होता है। किन्हीं केसेस पे अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक लगता ही नहीं है, जैसे वेयरिंग कपड़े जो हो गए उन पे नहीं लगेगा। टी चेस्ट जो होते हैं, जो वुडन बॉक्स होते हैं जिनके अंदर आम की पेटियाँ होती है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक्सपोज्ड सिनेमा, जो एक्सपोज सिनेमा होता है उसको अलाउ नहीं करते हैं। जो अनएक्सपेक्टेड फोटोग्राफी, फिल्म या फिर एक्सरे होते हैं वो, ये इन पे जो होता है ना वो ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउ नहीं होता। नेक्स्ट आता है अपने पास में सेक्शन नंबर 74। सेक्शन नंबर 74 ये बोलता है कि जो मोटर कार है, जो एनीवन किसी की भी, प्लस गुड्स जो एक्सपोर्ट करे गए हैं बाय द इंडिया फॉर पर्सनल यूज़ के अंदर, तो ये है। जो DBK होता है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्राइस है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी है। फर्स्ट जो होता है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 4% परसेंटेज जो होती है वो कम होती है, ठीक है। और पार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर मीन्स कितना लगता है, 16% लगता है उस पर, मतलब एक बार के लिए 4 फर्स्ट ईयर हो गया ना। नेक्स्ट आता है माइनस कर देते 3% ईच क्वार्टर और सेकेंड ईयर। नेक्स्ट क्वार्टर उसमें फर्स्ट क्वार्टर 4% की रेट से करेगा, थर्ड क्वार्टर 3% की, फोर्थ क्वार्टर 2.5 की, और फर्स्ट क्वार्टर 2% की रेट से। तो इसमें जो अमाउंट आती है अपने पास में उसको ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक आफ्टर 2 ईयर्स इफ CBIC एक्सटेंड कर देती है पीरियड। ऑल अदर गुड्स कौन कौन से हैं यूज़ ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर अप टू 3 महीने तक में हो गया तो 95, अगर 3 महीने से 6 महीने तो 85, 6 महीने से 9 महीने 75, 9 महीने से 12 महीने 70, 15 to 16, 12 to 15 तो ये हो गया 65, और 15 to 19 जो है वो हो गया 60%। यहाँ पे मैंने डिफरेंस दे रखा है दोनों के दोनों उसके अंदर, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, एक बार रीड करिए, मेरे साथ ही रीड करिए। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा। कस्टम सेंटर ड्यूटी ड्रॉबैक के भी कुछ रूल्स दे रखे हैं अपन को। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या कहता है, ऑल इंडस्ट्रियल रेट है उसके ऊपर जो DBK होता है वो अलाउ कर दिया जाता है एट ए प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑन ऑफ FOB, जो भी फिक्स करी जाती है, या फिर फिक्स्ड रेट जो यूनिट होती है वो उस पर। एवरेज अमाउंट फिक्स जो करी जाती है गवर्नमेंट से वो इंडस्ट्री की होती है। कुछ स्पेसिफाइड ब्रांड रेट्स भी होती है, ठीक है, जैसे कि वो अपन ने पढ़ी इतने रेट से लगेगा। ये याद रखिएगा। रूल नंबर 9 क्या है, अंडर लिमिट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना कर सकते हो, 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट जो है उसका 1/3 ही कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक इफ़ ड्यूटी ड्रॉबैक नॉट पेड विद इन 1 मंथ के अंदर अगर अपन ने ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया, ऑफ सिचुएशन ऑफ क्लाइंट सबमिशन ऑफ क्लेम, द इंटरेस्ट जो होता है वो 6% की रेट से पास ऑन करता है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मंथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट। देखते हैं, इफ़ ड्यूटी ड्रॉबैक जो है नॉट पेड विद इन 2 मंथ्स द डिपार्टमेंट विल चूज़ इंटरेस्ट 15% की रेट से लगाते हैं, ठीक है। अपन ने चोरी से ड्यूटी ड्रॉबैक लिया तो उस केस के अंदर देखो, अब तो मैंने बहुत एक बार के लिए बेसिकली देखा था ना, तो मैंने आपको जो बात कही थी ना कि 2 वीडियोस के अंदर कवर हो जाएगा। देखो अपने पास में सिर्फ 1 2
3 4 5 थोड़े से टॉपिक बचे हैं। एक टाइप ऑफ वेयर हाउस वाला टॉपिक बाकी है, एक बार के लिए देखा जाए सिर्फ रिमेनिंग, ठीक है। अपन ने आधे घंटे के अंदर बैगेज पढ़ लिया, ड्यूटी ड्रॉबैक पढ़ लिया, अपन ने वैल्यूएशन के रूल्स पढ़ लिए, वैल्यूएशन के जो क्वेश्चंस है वो अपन कर लेंगे, स्कैनर के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर अगर आपको चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे, मतलब डिस्क्रिप्शन में क्या, सॉरी, कमेंट्स में नीचे आप बता दीजिएगा, मैं आपके लिए कर दूँगी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ वेयर हाउस जो प्रोवाइड करे जाते हैं। देखो अपने पास में 3 टाइप के वेयर हाउस होते हैं। सबसे पहला होता है पब्लिक वेयर हाउस, दूसरा होता है प्राइवेट वेयर हाउस और तीसरा होता है स्पेशल वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस जो होता है जनरल पब्लिक के लिए होता है, ये मतलब जनरल होता है, ये कोई भी इसके अंदर अपना सामान रख सकता है, ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें रखी जा सकती है। प्राइवेट वेयर हाउस जो जैसे होता है, फॉर एग्जांपल मान लो अपने रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस का मान लो कि मतलब एक जगह जहाँ पे वेयर हाउस, जो पब्लिक वेयर हाउस है रिलायंस की, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ से जो वेयर हाउस है उसका डिस्टेंस जो है वो बहुत लंबा है, लेकिन उसको वो चीज़, उस वजह से उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ रही है। तो इस केस के अंदर क्या करा, जो अपने रिलायंस है उसने एक प्राइवेट वेयर हाउस ओपन कर लिया विद आफ्टर टेकिंग द लाइसेंस, ठीक है। तो इस केस के अंदर वो अपना खुद का सामान वहाँ पे रख सकता है, डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर है ना जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, इन दोनों के अंदर, पब्लिक हो या फिर प्राइवेट वेयर हाउस हो, दोनों रिकॉर्ड्स, दोनों के बेसिस के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रॉपरली मेंटेन करके रखने पड़ते हैं ना, रिटन फॉर्म, जिसको अपन लॉग, कस्टम लॉग के अंदर केस में देखते हैं, ठीक है। तीसरा आता है अपने पास में स्पेशल वेयर हाउस। स्पेशल वेयर हाउस क्या होता है, वेयर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, जो ड्यूरेबिलिटी होती है ना गुड्स की, वो बहुत वैसी होती है, मतलब प्रीशियस होती है, कुछ नोटिफाइड क्लास ऑफ गुड्स ही रखे जाते हैं। मे बी डिपॉजिट एंड सच वेयर हाउस शुड बी केस टू बी लॉक्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन दी and no person shall enter in the warehouse and remove any goods there from without the permission of the proper officer. They remain under physical control custom through custom log. देखो इसमें क्या है, स्पेशल वेयर हाउस वो वेयर हाउसेज होते हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए रखे जाते हैं, कुछ नोटिफाइड गुड्स जो बहुत प्रीशियस होते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, मेटल्स, डायमंड्स, रफ डायमंड्स, ये सारे जो होते हैं इनके ऊपर रखे जाते हैं। कुछ नोट्स दे रखे हैं अपन को, नोट क्या है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं अपन को एट प्रेजेंट, जो कि गुड्स जो नोटिफाई करे गए हैं अंडर सेक्शन, जो उसमें मैंने आपको बताए थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रीशियस मेटल हो गया, ठीक है। गुड्स फॉर सप्लाई ऑफ, जो कि ड्यूटी फ्री सोप्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं, स्टोन्स वेस्ट है ना, इसके अंदर सप्लाई करते हैं, फॉरेन प्रिविलेज पर्सनस को करते हैं। ये जो लाइसेंस होता है ये रिन्यू करना पड़ता है, नहीं, इसको रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होती है एनुअली। फर्दर इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र भी नहीं होता, वैलिड होता है ये टिल दी कैंसिलेशन, जब तक नहीं होता तब तक कैंसिलेशन तक रहता है। और अगर लाइसेंस कैंसिल करना पड़ता है तो अपन को रिटर्न रिक्वेस्ट देनी पड़ती है इसके लिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है अपने पास में, सेक्शन नंबर 58B। ये बोलता है कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, की कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस के लिए क्या करते हैं। द प्रिंसिपल कमिश्नर or commissioner of custom may cancel the license where a license contravenes any of the provision। अगर कॉन्ट्रवेंस करता है किसी भी प्रोविजन का या फिर ब्रीच करता है किसी भी कंडीशन का, तो जो है जो अपने खुद के बेसिस पे वो कैंसिल कर सकता है। हाउएवर बिफोर कैंसिलेशन रिन्यूअल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है फॉर बीइंग हर्ड, कि हम आपका लाइसेंस क्यों कर रहे हैं और अब बता सकते हो, आपको एक मौका दिया जाता है बोलने का। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, द प्रिंसिपल कमीशन एंड द कमीशन में सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ द वेयर हाउस ड्यूरिंग द पेनल्टी ऑफ द इक्विटी। नो गुड्स शेल बी डिपॉजिट इन सच वेयर हाउस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। देखो अगर आपके कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस है तो उसका पीरियड चल रहा है सस्पेंशन का। सस्पेंशन तो अपन सबको पता है कि सस्पेंशन का क्या होता है, जब जिस टाइम जो होता है ना सस्पेंशन के टाइम के अंदर कोई भी सामान उसके अंदर और एड ऑन नहीं कर सकता। नो गुड्स शेल बी डिपॉजिट इन द वेयर हाउस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज है, देखो ये है ना कस्टम, एक सेंस में अगर आप रीड भी कर लोगे ना प्रॉपरली, मैं आपको एक अराउंड ऑफ 60 to 70 पेजेस के नोट्स प्रोवाइड करूँगी जिसके अंदर आपके पूरे कस्टम है, जिसके अंदर 30 मार्क्स आपके पूरे कवर हो जाएंगे। तो एक अच्छी है, अगर 60 पेजेस के अंदर अगर आपको 30 मार्क्स मिल रहे हैं तो 2 पेज में 1 मार्क्स मिल रहा है तो भी बुरा नहीं है, देखो वेटेज के बेसिस पे, ठीक है। The license is cancelled, the goods warehouse
द गुड्स वेयर हाउस शेल within 7 days from the date of under which a cancellation serve license period the proper officer may allow the renewal। ये ऐसे कह रहा है कि इन केस अगर आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है तो उस केस के अंदर जो वेयर हाउस होता है उसको विद इन 7 days के अंदर अंदर आफ्टर कैंसिलेशन जितना भी सामान है वो वेयर हाउस जो है उसको कर देना चाहिए 7 days फ्रॉम द डेट ऑर्डर जिस दिन कैंसिलेशन का हो चुका है ऑन द लाइसेंस, ठीक है। और विद सच एक्सटेंडेड पीरियड द प्रॉपर ऑफिसर जो है मे अलाउ कर सकता है टू रिमूव द गुड्स, जो भी गुड्स वेयर हाउस के अंदर है उसको रिमूव करना और क्लियर कर दो, या तो होम कंजम्पशन के लिए या फिर एक्सपोर्ट कर दो। However, the provision of this chapter shall continue be applied to the goods already deposited in the warehouse। जितने goods already deposit हो रखे हैं उनके ऊपर still चलता रहेगा till they are removed, जब तक remove नहीं हो जाते हैं for the home consumption या फिर export के केस में। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में सेक्शन 59 जो कि होता है वेयर हाउसिंग बॉन्ड। जो वेयर हाउसिंग बॉन्ड जो होता है ना इसके बारे में देखो अपन रीड करते हैं। द इम्पोर्टर of any goods in respect of which a bill of entry for warehouse has been presented shall execute the bond on such equal thrice the amount of the duty insured। देखो एज अ सिक्योरिटी अमाउंट अपन एक सेंस में कहते हैं कि अगर आपने वेयर हाउस में सामान रखवाया है तो थ्राइस द ड्यूटी आपकी सिक्योरिटी उसमें रहती है, ठीक है। द इम्पोर्टर शेल बी इन एडिशन टू द एक्सटेंशन ऑफ द बॉन्ड फर्निश्ड बाय द सिक्योरिटी, मैंने जो आपको बोला सिक्योरिटी के बेसिस पे रहते हैं, वेयर द होल ऑफ द गुड्स और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑन आर टू बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन द ट्रांसफरी शेल एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एंड फर्निश सिक्योरिटी। जितने भी जो होता है ट्रांसफरी होता है वो एग्जीक्यूट करता है फर्निश कर देता है सिक्योरिटीज़ को। ये क्या है, द रोटेशन for the bonds amount equal to the price of the amount and the importer potential liability extent plus। अगर आपने आना इफ इन केस अगर आपने आना नहीं करा होता है पोटेंशियल कुछ भी कर दिया होता है, ठीक है, तो उसके अंदर थ्राइस तो वो आपकी अमाउंट हो चुकी है, साथ के साथ में आपको फाइन भी देना पड़ेगा एंड ऑल्सो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। सेक्शन नंबर 60 जो होता है 60 बोलता है परमिशन फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर डिपॉजिट इन टू वेयर हाउस। प्रॉपर ऑफिसर मे मेक एन ऑर्डर परमिटिंग क्या है, रिमूवल ऑफ गुड्स को रिमूव करने का फ्रॉम द कस्टम स्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिटिंग वेयर हाउस। जो होता है ना प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर दे सकता है कि आप यहाँ से सामान उठा के वेयर हाउस के अंदर डिपॉजिट कर दीजिए। नेक्स्ट आता है अपने पास में पीरियड फॉर विच गुड्स में रिमेन इन वेयर हाउस। गुड्स वेयर हाउस में अंदर कब रह सकते हैं, देखो एक होता है गुड्स जो हुए हैं इंटेंटेड टू यूज़ इनके इसमें 100% EOU या फिर EHTPV या फिर STPU के अंदर आ रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस के केसेस में। अगर कैपिटल गुड्स है तो टिल द क्लियरेंस जब तक नहीं हो जाता तब तक वो आराम से रह सकते हैं, और अदर के केस के अंदर क्या है टिल द कंजम्पशन ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द वेयर हाउस जब तक नहीं होता ये, ठीक है। अब आता है गुड्स जो है अदर यूज़ के लिए हो रहे हो, ठीक है, तो इंटेंटेड फॉर यूज़ फॉर बाय अदर किसी और से है बाय अदर है, तो उस केस में 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ प्रॉपर ऑफिसर जो मेक कर देता है परमिट कर देगा रिमूवल कि इतने टाइम में कर दो। एक्सटेंशन मिल ये एक मतलब अपन को 1 साल तक का होता है, अपना जो एक्सटेंशन होता है वो 1 साल के लिए और मिल सकता है अपन को, है ना। द प्रिंसिपल कमिश्नर वेयर सच गुड्स आर लाइबल टू बी डिटोरिएटेड टू सच शॉर्टेज पीरियड ऑफ द टाइम जो है डीम फिट, ठीक है। इफ़ गुड्स आर नॉट रिमूव विद इन 90 days के अंदर अपन ने गुड्स को रिमूव नहीं करा होता है तो इन केस ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर मेड एन ऑर्डर परमिटिंग रिमूवल ऑफ गुड्स जो होता है कस्टम स्टेशन ऑफ वेयर हाउस अंडर सेक्शन 60 के अंदर, अगर नहीं करा तो इंटरेस्ट भी ऑल्सो पेबल कर दिया जाता है। कितना 15% की रेट से ऑन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस जो होता है उसी पे लग जाता है। 91st डे से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना चार्ज होना शुरू हो जाता है 15% की रेट से, ठीक है। ये हो गया, देखो ऑर्डर परमिट हुआ अगर आप विदाउट इंटरेस्ट 90 days तक रख लो, अगर 90 days तक अपन ने नहीं करा तो अपने को 15% की रेट से चलता है और 1 साल तक गुड्स रख सकते हो प्लस 1 साल का एक्सटेंशन ले सकते हो। ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई है, ठीक है।
ये आपको मैंने नो इंटरेस्ट इज पेबल इन केस ऑफ निल ड्यूटी, अगर कोई भी निल ड्यूटी होती है तो उस केस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, पेरिशेबल जैसे, है ना। नो इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स जो इंटेंड करे जा रहे हैं 100% इनके ऊपर लग रहे हैं, एंड द वेयर हाउस मैन्युफैक्चरिंग अदर देन ऑपरेशन हैव बीन परमिटेड। जो गुड्स होते हैं ना विच आर नॉट रिमूव फ्रॉम द वेयर हाउस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टर्म पीरियड परमिटेड फ्रॉम द वेयर हाउस, ठीक है, वो जो होते हैं डीम प्रॉपर्ली मान लिया जाता है। देखो ये नोट्स है, ये सारे मैंने अभी अभी आपको जस्ट पढ़ाए हैं, आप इसको बस एक बार रीड कर लीजिएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आस्क मतलब बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, क्या है, कौन कौन से राइट्स हैं ओनर के कि वो क्या क्या कर सकता है वेयर हाउस के अंदर जाके, वो इंस्पेक्ट कर सकता है अपने गुड्स को, देख सकता है जाके, डील कर सकता है अपने कंटेनर्स को कि किस तरीके से वो मैनेज करे जिससे उसका जो लॉस है वो प्रिवेंट कर सके, डैमेज को प्रिवेंट कर सके, स्टोर कर सकता है वो अपने गुड्स को, और लोगों को वहाँ पे आके गुड्स दिखा सकता है अपने फॉर द सेल। मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द वेयर हाउस, वेयर हाउस के अंदर ये ऐसे बताता है कि आप वेयर हाउस के अंदर अपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। द ओनर ऑफ एनी वेयर हाउस गुड्स मे कैरी on any manufacturing process on other operation in relation to warehouse goods in the custom bond warehouse with the permission of principal commissioner and commissioner, ठीक है। अगर अपने फिनिश गुड्स आर होली एक्सपोर्टेड, अगर आपने जैसे का जैसा था वैसा का वैसा एक्सपोर्ट कर दिया तो उस केस में कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती। इफ़ फिनिश गुड्स जो है आर होली क्लियर्ड फॉर द होम कंजम्पशन, कस्टम ड्यूटी जो भी है आपने विल बी चार्ज ऑन दी इम्पोर्टेड मटेरियल जो आपने बनाया है उस पर। तो ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द सप्लाई अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर वो सप्लाई भी बन गया। तो ऐसे पार्ट फिनिश गुड्स एज एक्सपेक्टेड एंड अदर पार्ट इज़ क्लियर, जो पार्ट फिनिश गुड्स है वो तो एक्सपोर्ट कर दिया, और पार्ट जो फिनिश गुड्स है जो अपन ने होम कंजम्पशन में क्लियर कर दिया, तो होम कंजम्पशन वाला जो पार्ट है उसके अंदर अपन को ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और जो पार्ट अपन ने एक्सपोर्ट कर दिया उसके ऊपर ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कोई भी वेस्ट या फिर कुछ भी नुकसान होता है तो उस पर भी ड्यूटी पे करने की नीड नहीं होती है। देखो इफ़ वेस्ट इज एक्सपोर्ट, वेस्ट एंड स्क्रैप, अगर कोई भी वेस्ट या फिर वेस्ट और जो स्क्रैप है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं तो उसमें नहीं लगता। अगर एक्सपोर्ट नहीं करा अपन ने उसको सेल कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया तो उस केस के अंदर जो भी अपन को सेल करने से जितनी भी उस पर लगती है उस पर तो अपना इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन जितना भी अपन ने डिस्ट्रॉय हो चुका है उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। इफ़ फिनिश गुड्स वर सोल्ड, अगर सोल्ड कर दिए जाते हैं डीटीए के अंदर तो उस केस के अंदर जो कस्टम ड्यूटी होती है वो जो है वो चार्ज कर लिया जाता है बाय द इम्पोर्टर ऑफ द गुड्स, ठीक है। अब एक है अपने पास में सेक्शन नंबर 66, सेक्शन नंबर 66 ये बोलता है कि पावर टू एग्जेम्प्ट, किस चीज़ की एग्जेम्प्ट, फॉर द जो ड्यूटी एग्जेम्प्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप ये मानो कि आपने इनपुट है आपका 25% की रेट पे उस पर लग रहा था और फिनिश गुड्स के बाद में उस पर 16% की रेट से लग रहा है, तो जो अपना 9% का डिफरेंस आ रहा है ना, तो सीजी अगर चाहे तो उस केस के अंदर जो एक्सेस ड्यूटी का जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो अपने 9 रुपीज़ का 9% का जो डिफरेंस है ना, वो चाहे तो वो एग्जाम कर सकता है, ये पावर होती है उसके पास में, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ अनदर वेयर हाउस, एक वेयर हाउस में से दूसरे वेयर हाउस के अंदर सामान शिफ्ट कर रहे हो तो उस केस के अंदर क्या होता है, द ओनर ऑफ द वेयर हाउस जो होता है गुड्स में विद दी परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर के बाद, प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन के बाद में रिमूव कर सकता है गुड्स एक वेयर हाउस से टू अनदर वेयर हाउस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, क्या जो कि प्रिस्क्राइब करी गई है। For the due arrival warehouse goods at a warehouse at which removal is permitted, bond will not be cancelled। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि अगर आपने एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस के अंदर अगर आपने ट्रांसफ़र भी करा है सामान आफ्टर टेकिंग द प्रॉपर ऑफिसर परमिशन, बट यू कैन नॉट कैंसिल द बॉन्ड, द बॉन्ड्स विल स्टिल कंटिन्यू, ठीक है, और वो रिमेन इन फोर्स रहेगा। नेक्स्ट आता है रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, ये अपन ने पढ़ा था, ये अपन होम कंजम्पशन का पूरा क्लियरेंस वाला प्रोसीजर ही पढ़ के आए हुए हैं। बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, फिर वो प्रेजेंट करते हैं, ग्रीन कलर की होती है, अगर उसको सही लग जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पास करते हैं अपन और वो ड्यूटी पे करके फिर निकाल लेता है। क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट के केस में भी अपन ने क्लियरेंस पढ़ा है, ठीक है।
तो एनी वेयर हाउस गुड्स में बी एक्सपोर्टेड। देखो ये सारे टॉपिक्स मैंने पहले पढ़ लिया, इस वजह से मैं सिर्फ रीड करके चल रही हूँ, और जिसको मैं रीड कर रही हूँ ना, आप ये मानिए वो सिर्फ एक बेसिक इंग्लिश है और मैंने बहुत बेसिक लैंग्वेज में लिख रखा है। तो अगर एक बार के लिए अपन ध्यान से सुनेंगे भी ना उसको तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ इतना मेरे को समझाने वाला लग नहीं रहा। देखो बाकी जहाँ जहाँ पे समझाने की ज़रूरत, जैसे मैंने आपको बोला था कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने लास्टली बताया था कि क्या क्या पावर्स है उसके पास में, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, डील कर सकता है, मैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, सोल्ड कर सकता है, दिखा सकता है लोगों को। तो ये जो टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस देने का था ना, मैंने उन पे फोकस दे रही हूँ। देखो ड्यूटी ड्रॉबैक वाला केस था, वो अपन को सीधा सीधा बता दिया कि इतनी इतनी परसेंटेज की रेट से इतना इतना ड्यूटी ड्रॉबैक कटता है। बैगेज के अंदर अभी अपन ने पढ़ा, बैगेज के अंदर क्या पढ़ा कि कौन कौन से सामान अलाउ है, अगर अपन दिल्ली भूटान और इनसे लेके आ रहे हैं तो कितना अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, पर्सनल इफेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा 100% एग्जम्प्ट होते हैं। ज्वेलरी के केस के अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है, मेन के केस में 20 ग्राम्स, और ये सारी चीज़ें अभी अभी अपन ने पढ़ी। ठीक है, तो इसलिए मैं जिन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं दे रही ना, ऐसे मत समझिए कि मैं बस जल्दी जल्दी रीड कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप एक बार रीड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 70, अलाउंस इन केस ऑफ गुड्स और वॉलेटाइल नेचर। जो गुड्स जो वॉलेटाइल नेचर के अंदर, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर ऐसे बताया गया है कि फॉर एग्जांपल आपने अल्कोहल स्टोर करके रख रखी है, अब अपन को पता है अल्कोहल, या फिर फॉर एग्जांपल आपने थनर जो होता है वो स्टोर करके रख रखा है, अपन को पता है कि वो बहुत जल्दी एयर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जब भी कंटेनर खोलते हैं बंद करते हैं तो कुछ अमाउंट जो होता है वो हवा में उड़ जाता है, तो वो जो अमाउंट है या फिर वो जो थोड़ा सा माइनर लॉस है उसके ऊपर ड्यूटी आपको डिसअलाउ कर दी जाएगी। ठीक है, रिमूव एज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, रिमूवल एज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, एनी ऑफ द गुड्स जो स्टोर करे गए हैं वेयर हाउस के अंदर शेल नॉट बी रिमूव नहीं करे जाएंगे एक्सेप्ट क्लियरेंस के अंदर फॉर द होम कंजम्पशन कर रहे हो, या फिर रिमूव कर रहे हो तुम वन वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस के अंदर, या फिर कोई एक्ट में कोई नया कोई तरीके से आपको कुछ बताया गया, इनके अलावा अपन जो गुड्स हैं वो रिमूव नहीं कर सकते हैं। गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस, इफ गुड्स आर रिमूव इन जो गुड्स जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से नहीं करा गया तो उस केस के अंदर, इफ़ गुड्स आर नॉट रिमूव विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर नहीं करा, if any goods in respect of which a bond has been executed है ना, has not cleared for the home consumption or export not duly, तो उस केस के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है प्रॉपर ऑफिसर, तो इस केस में क्या होता है ना, फाइन चार्ज करा जाता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, साथ ही साथ ड्यूटी जो आपने नहीं दी वो भी देनी पड़ती है, और जो पेनल्टी लगती है वो भी पे करनी पड़ती है अगर अपन ये सारे जो रूल्स हैं इनको फॉलो करते हुए नहीं चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में सेक्शन नंबर 73, कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड। कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड क्या है, व्हेन द होल गुड्स covered by any bond executed under 59 has been cleared from home consumption or export and transfer to other। कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड कर सकते हैं जैसे ही अपन सामान होम कंजम्पशन के लिए निकाल लिया या फिर अपन वहाँ से निकल रहे हैं अपन ने, तो उस केस के अंदर अपना बॉन्ड जो है वो कैंसिल हो सकता है। कस्टडी एंड रिमूव द वेयर हाउस, ये ऐसे है कि अपन वेयर हाउस से अपनी कस्टडी किस तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है, द लाइसेंस शेल अपॉइंटेड अ वेयर हाउस कीपर फंक्शंस ऑन हिज बिहाफ, वेयर हाउस कीपर जो होता है विल बी इन चार्ज ऑफ द वेयर हाउस एंड शेल हैव computerized system for accounting goods। A warehouse keeper shall maintain all the records in which are required to be prevent for a minute period of 5 years from the date remove डिजिटल कॉपी एंड ऑल्सो नीड, इनको 5 साल तक अपने डेटा को प्रिवेंट करके रखना पड़ता है, जितना भी होता है कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर अकाउंटिंग चलती है। वेयर एनी वेयर हाउस गुड्स आर रिमूव इन कॉन्ट्रावेंशन, अगर कॉन्ट्रावेंश कर दिया अपन ने किसी भी तरीके से तो उसके बेसिस पे अपन को फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो अपन को प्रोवाइड देनी पड़ती है विद द एडिशन ऑफ एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट अंडर द एक्ट। ठीक है, ऑन द टाइम बीइंग फोर्स, ये सारी चीज़ें। अब देखो कस्टम जो है अपना पूरा कंप्लीट हो गया है,
अब अगर आप चाहो तो मैं एक बार आपको 5 मिनट में, जैसे अपनी वीडियो के अंदर 53 मिनट्स की हो गई, मैं आप चाहो तो एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करा देती हूँ मैंने कितना पढ़ाया है। इफ़ इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है तो देखो, अपने सबसे पहले वैल्यूएशन पढ़ी। वैल्यूएशन के अंदर अपनी ये सारी चीज़ें तो बेसिक कंडीशंस थी। इसके अंदर याद करने वाली चीज़ ये थी कि ये सारे जो गुड्स हैं ये अपने जो हैं वो FOB के अंदर प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अगर अपन को एयर का केस है, फ्राइट नहीं दे रखी है, तो उस केस के अंदर 20% ऑफ FOB निकालते हैं अपन। अगर अपन को एक्चुअल दे रखी होती है तो वो ले लेते हैं, बट वो 20% ऑफ FOB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे असर्टेनेबल हो या फिर नॉन असर्टेनेबल हो। उसी जगह दूसरे मोड में अगर देखा जाए, अगर एक्चुअल दे रखा है, जैसे वेसल का हो गया केस, तो उस केस में अगर दे रखा है तो जो एक्चुअल है वही मान लो, और अगर नहीं बता रखा तो 20% ऑफ FOB निकाल लो। अब बात आती है इंश्योरेंस के केस में, अगर असर्टेनेबल है तो जो दे रखा है वो ले लो, और अगर नहीं है तो 1.125% ऑफ FOB ले लेते हैं। अगर FOB नहीं है तो FOB प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दोनों दे रखा है तो उसका निकाल लेंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए हेल्प के लिए यहाँ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, एक बार आप उनको देख सकते हैं, नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अब मैंने टाइप ऑफ ड्यूटी बताया था, जो भी अपनी CIF वैल्यू आती है उसको अपन CBIC की एक्सचेंज रेट से इंटू करते हैं तो वैल्यू आ जाती है रुपीज़ में। इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है वो प्लस कर देते हैं अपन, सोशल वेलफेयर चार्ज प्लस कर देते हैं, ठीक है। फिर अपने पास में टोटल वैल्यू आ जाती है IGST वाली, उस पर IGST चार्ज कर देते हैं। फिर अपन GST कंपनसेशन चार्ज लगाते हैं, जब तक क्वेश्चन देता नहीं है तब तक GST कंपनसेशन चार्ज नहीं लगता है, तो अपने पास में वैल्यू आ जाती है। अपन सारी ड्यूटीज़ को प्लस कर देते तो अपन के पास में टोटल ड्यूटी आ जाती है, ठीक है। ये अपन ने रूल पढ़े थे, रूल नंबर 4 से लेके 9 तक जितने भी रूल्स थे वो सारे पढ़े थे। रूल्स अपने इंटर के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अपन ने बैगेज पढ़ा था। बैगेज क्या होता है, जो साथ में हम सामान लेके आए हैं। अपने पास में करंटली 2 रेट चल रही है, 110% और 38.5% की 2 रेट चल रही है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि अगर आप आ रहे हो बाहर से घूम के यहाँ पे आ रहे हो वापस, कहाँ से आ रहे हो आप आ रहे हो नेपाल, भूटान या म्यांमार से, इन केस में हो, और आप इंडियन रेजिडेंट हो या फिर आप फॉरेन रेजिडेंट हो लेकिन आप इंडिया के हो, आप रहे इंडिया में रहे हो, या फिर आप टूरिस्ट हो लेकिन आप इंडियन ओरिजिन हो, तो उस केस के अंदर जो पर्सनल इफेक्ट्स यूज़ आ रही है वो तो 100% एग्जेम्प्ट होगी। और जो आर्टिकल्स है अदर देन जो एनेक्चर 1 में है उसको 50% का आपको अलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। बट इन्फेंट के लिए नहीं करते। अगर आप टूरिज्म के टूरिस्ट हो, एक सेंस में फॉरेन टूरिस्ट हो, तो पर्सनल इफेक्ट्स 100% एग्जाम्प्ट होगी। लेकिन जो एनेक्चर 1 के आर्टिकल जो है, जो एनेक्चर 1 के अलावा आ रहे हैं, उसमें 15,000 रुपीज़ तक मिल जाएगी। अगर आप नेपाल, भूटान, म्यांमार से ही आ रहे हो, पहले था अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार, अगर नेपाल, म्यांमार, भूटान से ही आ रहे हो तो उस केस के अंदर आप ये देखेंगे इंडियन रेजिडेंट हो, फॉरेन रेजिडेंट हो जो रिजाइड कर रहे हैं इंडिया में, या टूरिस्ट हो। पर्सनल इफेक्ट्स तो 100% एग्जाम्प्ट है एज यूजुअल, और आर्टिकल्स के केस में 15,000 वाली लिमिट होगी। 2 केसेस में 15,000 वाली लिमिट है, एक केस में 50,000 वाली लिमिट है। और अगर बाय लैंड आ रहे हो तो 100% पर्सन इफेक्ट्स तो होगी ही होगी। जो आपको एक्स्ट्रा 15,000 का डिस्काउंट मिल रहा था ये, वो आपको अलाउ नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अलाउ है एनेक्चर 1 के अंदर, जैसे फायर आर्म्स है, गन्स हो गई, सिगरेट ये जो कार्ट्रेजेस होती है, जो बुलेट्स होती है वो अप टू 50 अलाउड होती है। सिगरेट्स जो होती है अप टू 100 अलाउड होती है। सिगार्स जो होती है अप टू 25 अलाउड होती है। तंबाकू जो होती है अप टू 125 ग्राम्स अलाउ होता है। अगर आप अल्कोहलिक लिकर या फिर वाइन जो है अप टू 2 लीटर्स तक लेके आ रहे हो तो उसमें गोल्ड, सिल्वर या फिर एनी अदर जो है रिमार्क्स या फिर LED या LCD लेके आ रहे हो, अगर एक्सेस बैलेंस टैक्सेबल होगा इनसे, ठीक है। इससे ज़्यादा जो होगा वो टैक्सेबल होगा, इतना तक जो है वो अलाउ होगा। और इसमें भी आपकी लिमिट जो है या तो 50,000 की होगी या 15,000 की होगी एज अ कंडीशन एज प्रिस्क्राइब। एक जो आर्टिकल है वो 2 पैसेंजर उस पर क्लियर नहीं कर सकते। इन्फेंट के केस के अंदर 2 साल की लिमिट होती है। इन्फेंट के सिर्फ पर्सनल इफेक्ट्स अलाउ होते हैं अगर 1 से लेके 8 तक की लिमिट में है, तो 50,000 या 15,000 पर ही एग्जाम्पशन अलाउ होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू कंप्यूट अपन बैगेज पे कस्टम ड्यूटी कैसे करते हैं। अगर पर्सनल इफेक्ट्स है, लैपटॉप है और आपकी एज 18 से ऊपर है, और अगर आप ट्रैवल सोवीनियर्स लेके आ रहे हो, तो इन तीनों केसेस के अंदर तो 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और
क्या दूसरा क्या बोला था, अगर अदर आर्टिकल है जो कि कवर है इस लिमिट में 50,000 वाली और 15,000 वाली जो अपन इधर पेज पे पढ़ के आए हैं उसमें है, तो वो निकालो। उसमें से GFA जो है आपका, GFA जो जितना कवर अलाउंस दे रखा है वो माइनस करो, जितना अमाउंट आया उस पर 38.5 के रेट से टैक्सेबल हो जाता है। और अगर वो GFA कवर नहीं है तो उस केस के अंदर अगर फायर आर्म्स है, कार्ट्रेजेस है, सिगरेट है, सिगार्स है और तम्बाकू है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इन केस के ऊपर 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, प्लस साथ ही साथ 10% का सरचार्ज भी लगता है। और अगर अल्कोहलिक फॉर लिकर का अल्कोहलिक या फिर वाइन है जो कि 2 लीटर से ज़्यादा है, गोल्ड है, सिल्वर है, LED LCD ये सारे जो हैं, इन केस के ऊपर अपने 35 रेट लगती है, प्लस 10% का लगता है। तो इस पर मतलब 38.5% की रेट से अपनी इसके ऊपर बैगेज पे कस्टम ड्यूटी चार्ज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने ये ऑर्नामेंट्स का बताया था मैंने, अगर पीरियड 1 साल तक का है तो अगर ऑर्नामेंट्स है, पीरियड ऑफ स्टे जो है आप जो रह रहे हो इंडिया के अंदर 1 साल से ज़्यादा हो तो इंक्लूडेड इन 50,000 वाली बेनिफिट में आ जाओगे। अगर आप 1 साल से ज़्यादा के हो तो उसके अंदर GFA का अपन को 50,000 वाला बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ अपन को एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मैन हो तो मैन के केस में 20 ग्राम्स अप टू 50,000 रुपीज़ तक का जो गोल्ड सिल्वर ये है वो आपको ज्वेलरी में अलाउ कर दिया जाएगा। और अगर लेडी के केस के अंदर 40 ग्राम्स तक अलाउ कर दिया जाता है, अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का। कॉइन्स और ये सारे जो होते हैं, ये सारे आइटम्स जो है ड्यूटी ऑन फुल अमाउंट पे ही चार्ज होती है, इसमें ना कोई एग्जेम्पशन मिलती है ना GFA की एग्जेम्पशन मिलती है। अपन ने ड्यूटी ड्रॉबैक पढ़ा था, ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर एज इट इज़ सामान अगर आपने वापस से एक्सपोर्ट कर दिया, आपने सामान इम्पोर्ट करवाया और आपने वहीं से एक्सपोर्ट कर दिया तो उसके अंदर एज इट इज़ हुआ है तो जो भी है 98% ऑफ ड्यूटी पे कर दी जाती है आपको। कंडीशन होती है जो गुड्स जो है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, बिल्कुल जो आपने मंगाया वैसा का वैसा। जो गुड्स एंटर करे गए थे वो वापस एक्सपोर्ट विद इन 2 साल के अंदर अंदर में हो जाना चाहिए और उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीफ फॉरेक्स वैल्यू एडेड की कोई नीड नहीं थी। दूसरा आता है आफ्टर यूज़ के बाद में भेजा है। अगर नो ड्यूटी ड्रॉबैक, अगर वियरिंग अपीयरेंस है जैसे क्लोथ्स है या फिर टी चेस्ट है जो वुडन बॉक्स होता है या फिर एक्सपोज सिनेमैटिक फिल्म्स जो होती है वो है या फिर अनएक्सपेक्टेड फोटोग्राफी या एक्सरे, ये सारी है, इनके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है। जस्ट बिकॉज तुमने कपड़े पहन लिए फिर तुमने उसको वापस कर दिए तो तुम नहीं कर सकते ना, फिर उस पर किस बात की ड्यूटी, तुमने यूज़ कर लिया। अगर तुम एज इट इज़ वापस भेजते तो हम कंडीशन रख लेते, तो हम दे देते। अगर मोटर व्हीकल के केस के अंदर क्या होता है, 4% फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 4% कम होता है, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर अपने 3% की रेट से ड्यूटी कम होती है, नेक्स्ट उससे 2.5 से कम होती है, फिर उसके नेक्स्ट 2% ईच क्वार्टर से कम होती है। ईच क्वार्टर है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कैलकुलेशन के अंदर। ड्यूटी ड्रॉबैक आफ्टर 2 years इफ़ CBIC एक्सटेंड पीरियड कर दे तो, ठीक है। ऑल अदर्स के केसेस के अंदर क्या होता है, अगर अप टू यूज़ 3 महीने हैं, 3 महीने के बाद में आपका हो चुका है तो 95, अप टू 3 to 6 months है तो 85, 6 to 9 है, ये सारी वो है कि इस रेट से आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक वो है कि आपने बाहर से सामान मंगाया और आपने री एक्सपोर्ट कर दिया उसको। अब उसके अंदर 2 कंडीशन आ रही है अपने पास में कि अपन उसको एज इट इज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ करने के बाद कर रहे हैं। जब यूज़ करने के बाद करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज कम तो होएगी एज अ वैलिड रीज़न, है ना। और अगर एज इट इज़ करेंगे तो उसके अंदर नहीं होता, उसमें 98% की रेट से अपन को ड्यूटी बैक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए डिफरेंस दे रखा था दोनों सेक्शन के बीच के अंदर, ठीक है। फिर अपन ने ये कुछ रूल्स पढ़े थे कस्टम के, फिर मैंने आपको वेयर हाउस पढ़ाया था। 3 टाइप के वेयर हाउसेज होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और वीए। अपने पास में कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस का चार्ज होता है 7 years तक 7 days के अंदर अगर कैंसिलेशन हो जाता है तो सामान शिफ्ट करना पड़ता है। सामान जो है अपना वेयर हाउस में से सिर्फ या तो क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन के बेसिस पे ही निकल सकता है या फिर आपके एक्सपोर्ट के केस में निकल सकता है, बाकी नहीं निकल सकता, ठीक है। परमिशन दी जाती है रिमूवल तभी मिलेगी, ठीक है। आपको एक्सटेंशन जो होता है 1 साल का एक्सटेंशन अलाउ कर दिया जाता है। बट अगर कैपिटल गुड्स है जो कि गुड्स जो आपके यूज़ में आ रहे हैं किसके 100% EOU या फिर EH, ये जो अपन ने पढ़ा इन सब के अंदर आ रहे हैं तो कैपिटल गुड्स है तो टिल क्लियरेंस तक आपको अलाउ किया जाता है, और अदर गुड्स है तो टिल कंजम्पशन जब तक नहीं हो जाता तब तक अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है। 90 days के बाद में 91st डे से अपन को 15% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। एक्सटेंशन 1 year का अलाउ और हो जाता है,
ठीक है। ओनर्स के अपन ने राइट पढ़े थे, ओनर्स के राइट थे इंस्पेक्ट कर सकता है गुड्स को, डील कर सकता है गुड्स जो कि कंटेन कर रहे हैं एज अ मैनर कि वो प्रिवेंट कर ले अपना लॉस या फिर कम से कम लॉस कर ले, ठीक है। सॉर्ट कर सकता है गुड्स को, स्टोर कर शो कर सकता है गुड्स फॉर द सेल के बेसिस पे ना, और मैन्युफैक्चर कर सकता है। अगर उसने एज इट इज़ इफ़ फिनिश गुड्स आर होलली एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया अगर कर दिया तो एक्सपोर्ट अगर होलली हो जाता है तो उस केस में कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती है। अगर रिमूव करा जा रहा है इस केस के अंदर तो इसमें अपना जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट अराइज हो जाता है, मैंने आपको बताया था। फिर नेक्स्ट आता है पावर टू एग्जाम कर सकता है अगर कुछ पावर के अंदर डिफरेंस है, इनपुट और जो फिनिश गुड्स की रेट के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो जो डिफरेंस वाली अमाउंट है उसके पावर है उसके पास में कि वो उसको एग्जाम कर दे, ठीक है। और अनदर शिफ्टिंग ऑफ वेयर हाउस, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस के अंदर सामान लेके जा सकता है आफ्टर द परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन रिमूव कर सकता है, इसके लिए अपन ने पूरा सेक्शन रीड करा था 69 60 एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा था, ठीक है। वॉलेटाइल नेचर का अगर कोई भी नुकसान हो जाता है आफ्टर वेयर हाउस के अंदर सामान रखने के बाद में तो उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज नहीं होती है। रिमूव अपन सिर्फ 3 रीज़न के अंदर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वो, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंस करा है सेक्शन नंबर 71 61 या फिर कोई प्रॉपरली नहीं करा काम, उस केस के अंदर आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ती है ड्यूटी पे करने की, साथ ही साथ आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और अपने सामान को इमीडिएटली निकालना पड़ेगा वहाँ से। कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड और फिर लास्ट अपन ने पढ़ा था कस्टडी ऑफ रिमूवल ऑफ वेयर हाउस गुड्स। देखो इसी के साथ साथ में अपने 2 वीडियोस के पार्ट बने हैं इसमें, दोनों वीडियोस का पार्ट जो 1 आवर्स अराउंड का है 1 आवर के दोनों हैं, और इसी के साथ में मैंने आपको पूरा का पूरा कस्टम वाला पार्ट जो 30 मार्क्स कवर करता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में सोचा था कि 2 पार्ट के अंदर अपन कवर करेंगे मैक्स टू मैक्स एज आई प्रॉमिस है ना अर्लियर, तो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है। अब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इसको फैला दीजिए। मेरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो को ऐसा था कि जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ा है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए, और साथ ही साथ मेरा ये भी था कि इफ़ इन केस अगर आप रिवीजन से पहले एग्ज़ाम के टाइम पे अपने रिवीजन वाले टाइम अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो एक फ़ास्ट और इफ़ेक्टिव वे के अंदर आपका पूरा का पूरा कस्टम पोर्शन रिवाइज हो जाए। इसके अगर आपको कस्टम के अंदर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहिए कि किस तरीके से करना है प्रैक्टिकली तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बना दूँ इसकी। एंड थैंक यू एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।